जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए इग्नू फर्स्ट ईयर का जो एमपीएस है उसका कोर्स करा के दे रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी एमपीएस 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के 11 चैप्टर करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कर लिए हैं। अभी हम देखेंगे सबसे इजी चैप्टर है फेडरलिज्म। आप लोगों ने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा है इस सब्जेक्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को यू बुक खरीदना है तो जो व्हाट्सअप है इंडिया ई बुक का, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और कैटालॉग में बुक मिलेगा आपको, वहाँ से पेमेंट करके आप ले सकते हैं। ये बुक का बहुत खासियत है, पूरा मतलब इग्नू का जो ट्रेंड एनालिसिस है यह सब कुछ दिया गया है। हालांकि मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, मैं बहुत कम टाइम लूँगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर डिपेंड करता है ही फेडरल गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में। मतलब अगर आप फ़र्क समझ गए तो पूरा चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फेडरल फीचर क्या क्या है वो देखते हैं। फेडरल में एक्चुअली दो लेवल होता है गवर्नमेंट में, जैसे कि हमारा भारत में है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा फीचर है जो पॉलिटिकल पावर है और शेयर्ड होता है गवर्नमेंट के बीच में, जैसे भारत में पॉलिटिकल पावर भी शेयर्ड है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है और रिजिट होता है एंड कोडिफाइड होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं होता है फेडरल फीचर में, लेकिन भारत में ऐसे नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है और रिजिड भी है, कोडिफाइड मतलब फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ से पे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हानि ना पहुँचे, ऐसे अमेंडमेंट हो सकता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ होता है, जैसे सेंट्रल में भी लॉ होता है, फिर स्टेट में भी लॉ होता है। सेंटर अकॉर्डिंग टू यूनियन लिस्ट लॉ बनाता है लिस्ट 1, और स्टेट बनाता है अपना जो स्टेट लिस्ट, और दोनों मिलके कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉ बना सकते हैं। फिर यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर क्या है, वहाँ पे ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट रहता है और पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है एंड अनकोडिफाइड रहता है। ठीक है, और एक फीचर है यूनिटरी गवर्नमेंट का, ओनली वन सेट ऑफ लॉ। तो जैसे कि भारत में वन सेट ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, तो इसके वजह से मतलब भारत का जो सिस्टम है उसको फेडरल भी कहा जाता है, यूनिटरी भी कहा जाता है, मतलब दोनों का फीचर है। हालांकि भारत में फेडरल जैसा दो गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर है एज लाइक यूनिटरी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फेडरल यूनियन का। जो भारत मतलब एक फेडरल यूनियन है। ठीक है, और अमेरिका अमेरिका जैसा 50 स्टेट्स मिलके अमेरिका एक फेडरेशन है, लेकिन भारत यूनियन है, उसका कोई भी राज्य मतलब खुद से मतलब अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, साइलेंट फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म का। फिर जो यूनियन वर्ड है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका इम्प्लीफिकेशन देखेंगे। फिर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम सभी टॉपिक नहीं देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, जैसे कि हमारा वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम ये देखेंगे। फिर हमारा बुक का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो फेडरलिज्म है उसका मतलब 3 एसेंशियल कंपोनेंट है। फेडरलिज्म का 3 एसेंशियल कंपोनेंट है। क्या क्या? पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ फेडरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच ए मैनर सो एज टू प्रमोट क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपुल एंड गवर्नमेंट। फिर दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल पावर्स ऑन नॉन सेंट्रलाइज्ड बेसिस। फिर तीसरा जो है फीचर कंपोनेंट फेडरेशन का वो है क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ शेयर्ड रूल। तो हालांकि अभी के टाइम में क्या हुआ, नोशन ऑफ कॉम्पिटेंस जो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ कम इनटू बीइंग। कॉम्पिटेंस मतलब क्या है, कॉम्पिटेंस रेफर्स to the functionally elaborated and constitutionally protected capacity of various units of federal units। मतलब यहाँ पे जो स्टेट है वो यूनिट्स ऑफ फेडरल रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में कहा गया है। इंटीग्रल कॉम्पिटेंस, फिर एक्सक्लूसिव बट लिमिटेड कॉम्पिटेंस। ठीक है, फिर शेयर्ड कॉम्पिटेंस जहाँ पे मतलब कॉम्पिटेंस जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में शेयर्ड रहेगा। फिर कॉन्करिंग कॉम्पिटेंस और एक है इनडिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस। तो ठीक है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, अभी एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों का।
अभी हम देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भारत के नज़रिए से फेडरल यूनियन, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म को। तो इंडियन फेडरलिज्म जैसे हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में ही चार्ट पे देखा, जो क्वाजी फेडरल, मतलब हमारा जो फेडरेशन है वो क्वाजी फेडरल है। ये एक यूनिटरी स्टेट है भारत विथ सब्सिडरी फेडरल प्रिंसिपल्स। मतलब भारत एक यूनिटरी है, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न किया जाता है, लेकिन इसमें मतलब जो बहुत सारा फेडरल फीचर्स भी है, जैसे डुअल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन भी, वो जो लॉ है वो रिजिड भी है, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग लॉ, वही दो फीचर है फेडरेशन का। ये एक मतलब फेडरल स्टेट नहीं है, भारत एक यूनिटरी स्टेट है जो कि जिसमें बहुत सारे फेडरल फीचर्स है, याद रखिएगा। भारत एक यूनिटरी स्टेट है, इसमें फेडरल बहुत फीचर्स है, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट इंडियन फेडरलिज्म हैज़ इन बिल्ट टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, दिस नॉनदलेस मेक्स क्वाजी फेडरल। तो क्वाजी फेडरल कहा जाता है विद इन द अलॉटेड डोमेन द स्टेट एज सोवराइन एज द यूनियन। जब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म जो है इज दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग अलग हो और पार्टीशनड हो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, नॉट बाय एनी लॉ टू बी मेड बाय द सेंटर बट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज। द स्टेट्स under our constitution is no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The center and the states are co-equal in this matter, मतलब दोनों co-equal है। It is difficult to see how such a constitution can be called centralism. It may be that the constitution assigns to the center too large field for operation of its legislative and executive authority than it is to be found and any other federal constitution. It may be that the residuary powers are given to the center and not to the states, but these features do not form the essence of federalism. अगला जो है, जो फाउंडिंग फादर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने डिवाइड किया था डिवीजन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच में। द सेंटर हैज़ बीन असाइंड द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड नेशन प्रिजर्विंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, ये सब सेंटर के हाथ पे रहेगा। फिर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ऑर्डर थ्रू आउट द यूनियन ऑफ द इंडिया, ये पावर सेंट्रल के पास रहेगा, ठीक है। अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल यूनियन जो है, इसमें भी मतलब तीन मेनली कंपोनेंट जो है वो है सोसाइटल लेवल में इट सीक्स बिल्ड ए सोशल यूनियन, मतलब ये एक सोशल यूनियन की तरह काम करे, और टू फ्लरिश विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ सेकुलरिज्म। A social union has to function through the instrumentality of local self government। अगला जो है नेशन पॉलिटिकल लेवल, तो नेशनल पॉलिटिकल लेवल में भी इसका और एक है फेडरल यूनियन। तो फेडरल यूनियन में भी इसका और एक कंपोनेंट है, ये तीनों इसका एसेंशियल कंपोनेंट है फेडरल यूनियन का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी मेंशन्ड दैट फाउंडिंग फादर्स हैड specifically perceived federalism as instrument of nation building, therefore made the political system adequately resilient and adaptable to the vagaries of national development. It is in the accordance with the imperatives of national development and the maintenance of national unity and integrity, and that degree of federalism may vary from time to time। इंडियन फेडरलिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स एनफ है टू डिफी एनी सिंगुलर जनरलाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। एट बेस्ट वन कैन करेक्टराइज इट इज एज यूनियन टाइप फेडरल पॉलिटी, मतलब ये यूनियन टाइप फेडरल पॉलिटी है भारत का, जहाँ पे डुअल फेडरलिज्म भी है इसका फीचर, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एंड द इंडिपेंडेंट फेडरलिज्म। अगला जो है साइलेंट फीचर्स, जो भारत के द यूनियन टाइप फेडरल पॉलिटी प्रीसपोजेस द एसेंशियल बैलेंसिंग ऑफ टू इनहेरिटेंट टेंडेंसीज, नेमली मतलब जो फेडरल सिस्टम है उसका दो टेंडेंसी है, एक है यूनियन को मतलब मजबूत करना, यूनियनाइजेशन, और दूसरा है रीजनलाइजेशन, मतलब रीजन वाइज मतलब ज़्यादा शक्ति
रीजन को ज़्यादा पावरफुल बनाना। तो दो इसका साइड है, इनहेरेंट टेंडेंसी है। द यूनियन जो यूनियनाइजेशन है वो प्रोसेस में इंडियन फेडरलिज्म इज टू एज्यूम यूनिटरी फीचर। तो इस टाइम में इंडियन फेडरलिज्म को का पास यूनिटरी फीचर जो है, और जैसे कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल का यूनिटी इंटीग्रिटी किसी थ्रेट या किसी अगर वार के टाइम पे सेंट्रल के पास ही सब पावर होता है। किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो तभी भी सेंट्रल के गवर्नमेंट के हाथ, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ ज़्यादा पावर होता है। इसको यूनियनाइजेशन कहते हैं। और यूनियन किसी भी राज्य को मतलब डिवाइड कर सकता है, पार्ट कर सकता है स्टेट का परमिशन के बिना, ठीक है। लेकिन स्टेट अलग नहीं हो पाएगा खुद। तो और भी है, जैसे कि जो रीजनलिज्म है वो है मतलब रीजन को मतलब स्ट्रॉन्ग करना। तो देयर इज प्रोविजन फॉर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। जैसे कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने सुना था, आर्टिकल 371, ये सब आर्टिकल मतलब स्टेट को स्ट्रॉन्ग करता है। और जैसे कि 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल मतलब ट्राइबल एरिया के लिए, और 6th शेड्यूल जो ओ वाला ट्राइबल एरिया जो मतलब सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे है उनको कवर करता है। तो इस एरिया में मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अलग सा कानून होता है वहाँ पे, उस एरिया पे, और मतलब स्पेशल पावर मिलता है आर्टिकल 370 और 371 से कुछ कुछ जगह पे। फिर क्या हुआ, और भी डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ धीरे धीरे। तब 74th और 73rd अमेंडमेंट आया। हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इसके बारे में। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। फिर 74th वाला अमेंडमेंट जो हुआ 1992 पे, उससे मतलब म्यूनसिपैलिटीज़, इसके वजह से 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। उसके बाद जो वार्ड जो है, यूनियन का मतलब हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल धारा जो 1 है वो कहता है कि भारत एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दे आर बाई इम्प्लाइंग द इंडेस्ट्रक्टिबलनेस ऑफ द यूनियन एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब कोई भारत को मतलब भारत का किसी भी राज्य मतलब खुद से अलग नहीं हो पाएंगे, इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको मतलब कदम किया नहीं जा सकेगा। बाई इम्प्लीफिकेशन नो यूनिट पोजेस द राइट टू सिसेट। मतलब कोई भी यूनिट, कोई भी राज्य खुद से मतलब अलग नहीं हो पाएंगे इस यूनियन से। इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया। फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। फेडरेशन में किसी भी राज्य मतलब अपने सिसेट कर सकते हैं, उनके पास राइट टू सिसेट है, मतलब अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका का जैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे किसी भी राज्य कभी भी, अभी भी आप लोगों ने न्यूज़ पे सुना होगा, फ्लोरिडा अलग होने का मांग कर रहा है। उसका तो बहुत पहले से ही मांग था, फिर से और एक बार मांग कर रहा है, और रेफरेंडम भी कराने वाला है अमेरिका नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पे। The union also possesses the right to admit any new territory of Union ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी न्यू टेरिटरी को ले सकता है। जैसे कि सिक्किम को ऐड किया गया था भारत के साथ, पहले सिक्किम नहीं था भारत में। टुडे इन भारत में क्या है, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित अंचल। अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड यूनियन इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट कॉम्पैक्टेड फेडरलिज्म बिटवीन टू pre-existing sovereign entities. The union has come out the existence only through the unified। जैसे कि आप लोग जो फेडरेशन का ए वाला स्ट्रक्चर फेडरलिज्म देखेंगे यूनियन, तो जो अपर चैम्बर होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है। वो कहाँ से रिप्रेजेंट करता है, वो राज्य के ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्य से मतलब इक्वल नंबर जाते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे कि जिस राज्य का पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उस राज्य को। जैसे यूपी में जो राज्यसभा, यूपी में राज्यसभा का जो सीट है एमएलए का या एमपी का नहीं, राज्यसभा वाला, राज्यसभा का जो सीट है वो 31 है, बोथ है मतलब अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और जो स्मॉलर स्टेट्स है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, मणिपुर, गोवा एट्सेट्रा, उन स्टेट में सिर्फ एक ही सीट है हमारा राज्यसभा के, ठीक है। अगला जो है टॉपिक, एज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में वर्ड यूनियन जो है वो मीन करता है कि गवर्न करना बाय ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न करना है। ईच यूनिट ड्रॉज और हर यूनिट जो है वो यूनिट अपना 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 अथॉरिटी पाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है। इंटरेस्टिंगली द यूनियन एंड द स्टेट्स डू नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूटिव
अथॉरिटी टू अमेंड द एसेंशियल और बेसिक फीचर्स। ये लोग आपको पता है, हम लोगों ने लेजिस्लेचर चैप्टर में किया है। बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, और क्या था लास्ट में मिनर्वा मिल केस, जिसमें कहा गया था जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत स्पीड में बता दिया लगता है, ऐसे इस चैप्टर का नहीं है। पहले यूनिट 9 लेजिस्लेचर, द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड यूनियन। फिर से वही इंडियन फेडरलिज्म में दो बड़े तरह की चिंताधारा है, जैसे ब्रॉड टाइप से, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरल पावर्स and the consequential mentioned as the constitution entrust center with important powers of protecting union from internal disturbances। तो internal disturbances से मतलब बचने के लिए बहुत बार इमरजेंसी लगा। आर्टिकल 350 से आर्टिकल 360 इमरजेंसी के बारे में बात करता है, और बहुत बार भारत में इमरजेंसी लगाया गया। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है यार सब्सक्राइब थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व some objectives include to protect the units of federation from external aggression, internal aggression, subversive terrorist activities and armed rebellion against the state, to maintain the constitution, to protect the unity and integrity of the federal nation। इस टाइम पे मतलब लगाया जा सकता है आपका इमरजेंसी। टू टेक आउट द यूनियन एंड द प्रोविंस फ्रॉम फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियल क्राइसिस होने पे भी फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। हालांकि भारत में एक भी बार फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगाया गया बहुत सारे जगह पे। Another feature of Indian federalism is the centralism by consent and consensual centralization with Article 252 which provides, ठीक है। अगला जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो स्टेट और यूनियन और स्टेट एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट को कोऑर्डिनेशन करने के लिए मतलब उनके बीच भी कुछ कोऑर्डिनेशन हो, इसके वजह से भी कुछ मतलब लॉ चाहिए। तभी पहली बार एक काउंसिल बनाया गया तो 28 मई 1990 को, इंटर स्टेट काउंसिल, प्रिंसिपली बीइंग रिकमेंडेड ए बॉडी दैट काउंसिल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉलोइंग ड्यूटीज। तो इस काउंसिल का काम क्या क्या था? इस काउंसिल मेनली इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट, जहाँ पे भी मतलब कॉमन इंटरेस्ट रहे दो स्टेट के बीच में, सेंटर या यूनियन के बीच में, या आपको दो स्टेट या एक यूनियन के बीच में, तभी मतलब इस काउंसिल काम करेगा। जैसे रिबार को लेके कुछ विवाद हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, तभी मतलब एक काउंसिल पहले काम करेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो काउंसिल डिसीजन देगा। किसी रिवर पानी के लिए आप भी बात सुनते होंगे, पानी को लेके, जैसे साउथ इंडिया में है बहुत सारे राज्य में ऐसे रिवर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ उस रिवर का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत फेमस था। उसके बाद बाय मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सब्जेक्ट, इन पार्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन व्हिच रेस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट एंड deliberating upon such other matters of general interest to the states as may be referred by the chairman to the council। The basic ethos of Indian federalism is coordinated and cooperative functioning of the union, where center and states are equal partners in making the union a success। तो अगला जो है हमारा वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 डिकेड्स। पहले 4 डिकेड्स में क्या हुआ था, मैं स्टोरी पूरा बताता हूँ। पहले 4 डिकेड्स मतलब 4 दशक में भारत का आज़ादी के बाद, तो भी मतलब सेंटर चाहते थे मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तभी इंदिरा गांधी जी ने ऐसा काम किया, मतलब बहुत सारा अच्छा भी काम किया, लेकिन ये जो काम है उन्होंने मतलब सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़े थे। तो 42nd अमेंडमेंट लाए थे, उससे मतलब ड्रास्टिकली चेंज किया था उन्होंने। इससे मतलब सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा था। तो कैसे कैसे एनक्रोचमेंट किया, जैसे कि ये देखिए सेबरल मेथड अप्लाई किया गया था। जैसे जो स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में एक्चुअली तो स्टेट पावर मतलब लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन कुछ स्टेट लिस्ट को मतलब सेंटर चाहता था मतलब ऑल लॉ बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले आपका देखिए यहाँ पे देखिए 52 जो एंट्री नंबर 52 है, वो पहले मतलब स्टेट के हाथ पे था। 54 भी वो मतलब ऐसा लॉ है, वो डायरेक्ट मतलब सेंटर के यूनियन लिस्ट पे चला गया। और टिपिकल एग्जाम्पल है, और भी है, जैसे 42nd अमेंडमेंट हुआ, उसमें मतलब 5 तरह का जो पहले स्टेट लिस्ट का आइटम था वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, और 52 और 54 को तो यूनियन लिस्ट पे डाल दिया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना पाएगा इंडस्ट्री एंड माइंस से रिलेटेड, ठीक है।
और 5 क्या क्या था जिन 42nd अमेंडमेंट ने स्टेट के पास से पावर छीन के मतलब कॉन्करेंट आइटम कर दिया, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। पहले सिर्फ एडुकेशन जो था एंट्री 11 उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता था। एंट्री 19 फॉरेस्ट उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता था। एंट्री 20 वाइल्ड लाइफ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता था। 29 वेट्स एंड मेजर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता था। लेकिन इन चारों आइटम को एंट्रीज को क्या किया, हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ उन्होंने ही किया था। फिर और एक अमेंडमेंट था उससे भी पहले 7th अमेंडमेंट, उसने क्या किया, एंट्री 36 जो था एक्विजिशन एंड रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को लेके पहले ही मतलब इंडिपेंडेंस से बाद ही वो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। और जो मतलब गवर्नमेंट जब कुछ काम करना चाहता था पब्लिक मतलब इंटरेस्ट में, तो तभी बहुत सारा का मतलब उनको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा, जैसे ज़मीन नहीं देते थे, ठीक है। तो उसके वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था हमारा फंडामेंटल राइट्स वो भी हटा दिया गया था और बहुत सारा चेंज लाया गया था। तभी 7th अमेंडमेंट में एंट्री जो 36 था उसको भी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे डाल दिया था स्टेट लिस्ट से वजह पे। तो टोटल 5 जो आइटम्स है उनको मतलब 5 आइटम्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट पे अभी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में है ये 5 आइटम, ठीक है। तभी आप देखेंगे जो नया एजुकेशन पॉलिसी भी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ठीक है, अगला जो है हमारा वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम में, तो आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, तो बहुत बार इमरजेंसी लगाया गया भारत में, उसका मिसयूज़ एब्यूज़ सब कुछ किया गया। 100 टाइम से ज़्यादा इमरजेंसी लगाया गया और 30 टाइम से ज़्यादा तो ऐसे इमरजेंसी लगाया गया टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और भी बहुत तरीके से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर रहे, उनके पास ज़्यादा पावर रहे। मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स जो सेंटर के हक में रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। द नेट इफेक्ट been excessive concentration of power in the union. Thus what is now required is of loading and concentration or devolution of powers from center to states and from states to panchayats and municipal bodies। तो इसके वजह से नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा चैप्टर 12 वो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड लोकल सेल्फ बॉडीज, हम लोग करेंगे थोड़ी देर पे बाद 10:30 को। इन फैक्ट व्हाट इज required is the redistribution of competencies among 3 schedules। शेड्यूल 7 शेड्यूल 11 जो है हमारा पंचायत PRLI से रिलेटेड शेड्यूल, शेड्यूल 12 जो है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड शेड्यूल है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। हम लोग बुक का क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर का मैंने एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिला, माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। एक्चुअली ये चैप्टर रह गया था बीच में, मैंने मतलब मिस कर दिया था। अभी अभी मैंने प्रिपेयर किया पूरा कंटेंट, अभी डिलीवर कर रहा हूँ, उसके बाद 12 नंबर यूनिट चलेगा, ठीक है। अभी जो बुक का क्वेश्चन है वो है डू यू एग्री विद द व्यू ए यूनिटरी स्टेट। तो भारत क्या है, यूनिटरी स्टेट है, क्या आप मानते हैं कि हाँ भारत तो यूनिटरी है। उसमें बहुत सारा फेडरल फीचर्स है जैसे मैंने आप लोगों को बताया।